पटना में नीट स्टूडेंट की मौत के मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार सरकार और प्रशासन पर नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस केस में सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी पूरी तरह सामने आ गई है, साथ ही उनकी इनसेंसिटिविटी भी। तिवारी ने कहा कि शुरू से ही मामले को दबाने, जांच को गुमराह करने और सिर्फ छोटे लोगों पर एक्शन लेने की कोशिश की गई, जबकि बड़े गुनहगारों को सजा नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि अब यह साफ हो गया है कि बिहार पुलिस पूरी तरह फेल हो गई है। ये बयान नीट पेपर लीक और छात्र मौत के विवाद को फिर से गरमा सकता है। आरजेडी ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। प्रवक्ता ने परिवार के प्रति संवेदना जताई और न्याय का भरोसा दिलाया। देखिए, नीट छात्रा मामले में बिहार की शासन प्रशासन की जो नाकामी है, जो संवेदनहीनता है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। आरंभ से ही इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास किया गया, जांच को भटकाया गया, छोटी मछलियों को फंसा दिया गया कार्रवाई करके। बड़ी मछलियां कहाँ हैं? अब तो ये साबित हो गया कि बिहार की सरकार की पुलिस नाकाम है। पीड़िता को, हमारी बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? कौन है दोषी? अब सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार ने की है अपना चेहरा छुपाने के लिए, लेकिन अभी 2 फरवरी से बिहार विधानसभा शुरू हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और ये सरकार की पुलिस जो है, प्रशासन, उसको जांच के बदले, न्याय दिलाने के बदले इधर उधर भटकाया जा रहा है पूरे मामले को। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। चुल्लू भर पानी में डूबकर सरकार को मर जाना चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने एनसीपी लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद हैं और ये पार्टी का फैसला होगा कि लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन बनेगा। चंदोलिया ने कहा कि पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए लगता है कि उन्हें नेता चुना जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। यह अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत देता है। बीजेपी नेता का बयान एनसीपी के नेतृत्व परिवर्तन को समर्थन दर्शाता है। सुनेत्रा पवार का नाम डिप्टी सीएम के लिए जोर शोर से चर्चा में है। यह कदम महायुति सरकार की स्थिरता को मजबूत कर सकता है। सभी की नजरें पार्टी मीटिंग पर टिकी हैं। देखिए, अजित पवार जी की जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के बाद वैसे भी वो राजनीति के अंदर हैं, राज्यसभा की सांसद हैं और ये उनका पार्टी का निर्णय है कि कौन विधायक दल का नेता बनता है। तो जिस प्रकार की लोगों की संवेदनाएं हैं, उसको देखते हुए उन्हीं का नेता चुना जाना निश्चित नजर आ रहा है और वो मुख्यमंत्री बनेंगी। ये परिवार राजनीति के अंदर वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं और चाहे शरद पवार हों, चाहे अजीत पवार 6 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी पत्नी पॉलिटिकल हैं, इसलिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री करीब 11 बार बिहार आ चुके हैं और राज्य के लिए कई डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में डेवलपमेंट का काम लगातार चल रहा है। मंत्री ने गर्व से कहा कि आज बिहार सड़क के मामले में देश के लीडिंग राज्यों में शुमार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जायसवाल ने केंद्र राज्य सहयोग को विकास का आधार बताया। यह बयान बिहार की बदलती तस्वीर को रेखांकित करता है। देखिए, बिहार के लिए ये डबल इंजन की सरकार है और बिहार को लगातार प्रधानमंत्री जी करीब 11 बार बिहार आकर के और विभिन्न तरह का विकास के लिए पैकेज उन्होंने दिया है और लगातार बिहार में काम चल रहा है। आज बिहार पूरे देश में रोड के मामले में अव्वल है। आज बिहार में नए नए उड़ान योजना के माध्यम से आपने देखा, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला, दरभंगा में एयरपोर्ट खुला, रक्सौल में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, पटना एयरपोर्ट का जो है आपने देखा कि सौंदर्यीकरण हुआ। और इस तरह करके रेल में भी अगर हम देखें तो रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी
पावर में आपने देखा कि 2400 मेगावाट का 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से पीरपैंती में जो है पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार गंगा पर, कोसी पर, महानंदा पर पुल बनाने का काम कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि पटना में ही अगर आप देखिए गंगा पर तो पुल और पुल का ही जाल बिछा हुआ है। तो इस तरह करके जो बिहार को, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और बजट में भी जो है केंद्र सरकार उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने संसाधन बंटवारे पर पीएम नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि संसाधनों के असमान बंटवारे से होने वाले असंतुलन को दूर करना मोदी के एजेंडे में शीर्ष प्राथमिकता है। प्रसाद ने डेटा का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय की तुलना में बिहार को पिछले 11 सालों में लगभग 3.5 गुना ज्यादा केंद्रीय मदद मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 यूनियन बजट में बिहार पर खास फोकस किया गया है। यह बयान बिहार के विकास और केंद्र राज्य सहयोग को रेखांकित करता है। जेडीयू नेता ने इसे ऐतिहासिक प्रगति बताया। बजट सत्र से पहले यह विकास योजनाओं पर जोर देता है। बिहार की प्रगति अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी हुई है। संसाधनों के असमान वितरण से उपजा हुआ असंतुलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यसूची है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उसमें अव्वल नंबर पर है। और इसका उदाहरण है, ये आंकड़ों से समझाया जा सकता है कि कांग्रेस ने जो बिहार को दिया उसके मुकाबले केवल 11 वर्षों में लगभग 3.5 गुनी ज़्यादा केंद्रीय सहायता की राशि बिहार को मिली। पिछले 2 बजट बिहार के नाम रहे हैं और बिहार का जितना नुकसान कांग्रेस की हुकूमत के दौरान 6 दशकों में हुआ है, उसकी भरपाई लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होती रही है। इस बजट से भी हम लोगों की उम्मीदें हैं कि अनेक क्षेत्रों में हम बेहतर कर रहे हैं और यहाँ केंद्रीय सहायता से, बजटीय प्रावधानों से बिहार के विकास को नए आयाम हम दे पाएंगे और इसीलिए ये जो बजट है वो बिहार की दृष्टि से बेहद अहम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAM बिल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये बिल गरीब मजदूरों और किसानों के लिए वरदान है। चौहान ने बताया कि हमने रोजगार के 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे ग्रामीण विकास की बड़ी पहल बताया। मंत्री ने कहा कि यह बिल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। कांग्रेस का विरोध विकास विरोधी मानसिकता दर्शाता है। चौहान ने जनता से इसका समर्थन करने का आह्वान किया। यह बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अब विकसित भारत GRAM जी, ये गरीब और मजदूरों के लिए वरदान है, किसानों के लिए भी वरदान है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन हमने रोजगार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कर दिया कि अब मनरेगा की तरह यहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, जैसा भूपेश बघेल सरकार में होता था। एक ही सड़क बार बार बना दी, ओवर एस्टिमेट बना के पैसा निकाल दिया। ये नहीं होगा। एक एक पाई, एक एक पैसा गांव के विकास में लगेगा। तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके लिए विकसित गांव GRAM जी योजना के अंतर्गत बनेंगे और गांव का प्लान बनाएगी ग्राम पंचायत। तो पैसे का हम ढंग से उपयोग करेंगे कि कौन कौन सी चीजें बनाना है। कांग्रेस का काम सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना है और आपस में लड़ना है। पहले काका बाबा लड़ते थे, अब अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता पिस रहा है बेचारा, उसमें क्या मैं टिप्पणी करूं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल पेश होने वाले यूनियन बजट पर बात की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार यूनियन बजट पेश करेंगी। मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री का विजन भारत को विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे में पैरामीटर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ GDP रेशो कैसे बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ GDP रेशो कैसे मजबूत होना चाहिए। मंत्री ने जोर दिया कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे मजबूत होने चाहिए। ये बजट विकास की नई दिशा देगा। मेघवाल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सभी से सहयोग की अपेक्षा की। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार
कल यूनियन बजट पेश करेगी लोकसभा में, और समय जैसे ही आपको पता है 11 बजे निर्धारित है। बजट जो आता है वो आगे की क्या संभावनाएं रहती है उस पर ज़्यादा आधारित होता है। और विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सोच है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पैरामीटर आए हैं। जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो रेशो है वो कैसे बढ़े, हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर है वो कैसे मजबूत हो। और जब हम सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर मजबूत होने चाहिए। इस दिशा में बजट में बहुत सी चीजें आपको मिलेगी। कल इंतजार करिए, बजट बहुत अच्छा आने वाला है। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीट स्टूडेंट मौत मामले में सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा फैसला है और इसका सभी तरफ से स्वागत किया जाएगा। चौधरी ने बताया कि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी, अपराध के अलग अलग हिस्सों का एनालिसिस हो रहा था। उन्होंने कहा कि जांच में पहले से ही काफी प्रोग्रेस हो रही थी। मंत्री ने सीबीआई जांच को पारदर्शिता का प्रतीक बताया। ये कदम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा। चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस की मेहनत की सराहना की। मामला अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास है। ये तो अच्छा फैसला है और इसका तो स्वागत हर तरफ से होगा। चूँकि बिहार पुलिस ईमानदारी से जांच कर रही थी और अलग अलग जो अपराध के तत्व होते हैं उसका विश्लेषण करके जांच काफ़ी आगे बढ़ रही थी। लेकिन किसी किसी कोनों से और ख़ास तौर से मीडिया के तरफ से ही आवाज़ आ रही थी कि जांच सही नहीं आ रही है, या उस मृतक छात्रा के परिजनों के द्वारा कभी कभी असंतोष जाहिर किया जा रहा था। तो उनके संतुष्टि के लिए और सही दोषी अपराधी जरूर चिन्हित हों, जो हमारे सरकार की प्राथमिकता रहती है कि कोई सही अपराधी कानून से बचे नहीं, छूटे नहीं और उसको मुकम्मल सज़ा मिले। इसलिए ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की तरफ से और सरकार का पारदर्शी निर्णय है कि सीबीआई जांच में परिजनों को संतुष्टि थी तो उनके संतुष्टि के मुताबिक जांच सरकार करा रही है। यह स्वागत योग्य है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीट कैंडिडेट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसी पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। अशोक चौधरी ने कहा, न्याय मिलेगा। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि जिस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें थीं जिससे प्रोसेस में देरी हुई। मंत्री ने स्वीकार किया कि इन देरी से लोगों में गुस्सा था। लोगों को लग रहा था कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है या उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच को सकारात्मक कदम बताया। ये कदम पारदर्शिता लाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा। अच्छी बात है ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है। सीबीआई जांच होगी, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो हमारा सिस्टम से, जो हम लोग जिस सिस्टम से काम कर रहे थे उस सिस्टम के काम में कुछ न कुछ टेक्निकल परेशानियां आ रही थी, जिसके चलते परिस्थितियां जो है वो डिले हो रहा था। और उन जो परिस्थिति जो न्याय में डिले हो रहा था, जिसके चलते लोगों में रोष था। लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं किसी को बचाया जा रहा है, किसी को ये किया जा रहा है। तो सीबीआई जांच होगा और अच्छे है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।